स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो सुन लो कि इतना में तो भूल गए होगे सब हम लोग कर क्या रहे हैं, कौन सा चैप्टर। हाँ, तो बेसिक हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनो सब कोई। फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। शांत रहोगे तुम लोग पीछे। यही चैप्टर कर रहे थे ना, इसमें दो ही टॉपिक समझना है, एक तो फोर्सेस के बारे में डिटेल में समझना है और दूसरा मोशन कैसे हो रहा है, उसके पीछे कौन सा लॉ लग रहा है। और बेसिकली अगर बात किया जाए तो न्यूटन का 3 लॉ है और उसी तीनों लॉ को हमको क्या करना है, पढ़ना है। सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ना। तो सबसे पहले फोर्सेस की बात किए थे, कोई बता सकता है फोर्स किसको बोलते हैं। ये एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है ना, जो क्या लाता है भाई, चेंज लाता है। तो चेंज आने के कारण से मतलब चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ लग रहा होगा, कोई कर रहा होगा, कौन कर रहा है वो जो नहीं पढ़े है वो पीछे उतार लेंगे, बस थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्या किए हम लोग। तो फोर्स चेंज लाता है और ये फिजिकल क्वांटिटी है और फिजिकल क्वांटिटी होगा तो इसको क्या किया जाएगा, मेजर किया जाएगा। और मेजर करेंगे तो यूनिट होगा। यूनिट क्या होता है इसका, एक तो एसआई यूनिट न्यूटन, दूसरा सीजीएस यूनिट क्या, डाइन। और ये भी रिलेशन याद रखना, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10⁵ डाइन। ये किए हम लोग। और फिर इसके बाद हम लोग बात किए थे किसका, टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या क्या था हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कई सारा फोर्स लग सकता है। लेट सपोज कि F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, तो इसका नेट फोर्स रिजल्टेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को सम कर देंगे, कितना हो जाएगा F1 प्लस F2, नेट ऐसे निकाला जाता है। और जब रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए तो वो क्या होता है, बैलेंस। और जब 0 नहीं हो तो अनबैलेंस। ये बेसिक बातें हम लोग क्या किए थे, इसके बाद हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे इसके बाद, हाँ एक फोर्स के बारे में पढ़े थे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। और फ्रिक्शन में जो याद रखना है सबसे पहले तो ये क्या करेगा, रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। क्या करेगा, जहां भी रिलेटिव मोशन होगा उसका अपोज करेगा कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन। ये डेफिनेशन लिखे थे हम लोग। और फ्रिक्शन हम लोग देखे थे कि किसके कारण से जनरेट होता है, सरफेस के रफनेस के कारण, मतलब इंटरलॉक हो जा रहा है। तो सबसे पहला तो इंटरलॉक होने के कारण से। दूसरा जो जनरेट होता है फोर्स का नाम क्या है यहाँ पे, एडहेसिव फोर्स। ठीक है, क्योंकि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है तो एडहेसिव, और सेम में लगता है तो कोहेसिव फोर्स। उसके बाद देखा था कि फ्रिक्शन जो डिपेंड करता है वो, फ्रिक्शन जो डिपेंड करता है दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन पे है ना, और दूसरा तो नेचर ऑफ सरफेस पे। नेचर ऑफ सरफेस किस पे डिपेंड नहीं करता, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे ये याद रखना, क्योंकि यहाँ पे मिसकंसेप्शन होता है कि एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करना चाहिए, लेकिन इस पे डिपेंड नहीं करता। ये सारा चीज हम लोग किए। और इसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, एक क्वेश्चन हमारे पास आया कि मोशन कंटिन्यूअस होने के लिए क्या फोर्स की कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो कई सालों तक सबसे पहले किसने बताया था, अरिस्टोटल ने क्या बताया कि फोर्स की रिक्वायरमेंट है। फिर गैलीलियो ने कई सारा एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने बताया कि फोर्स की रिक्वायरमेंट। और उनमें से एक एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़े थे इंक्लाइन प्लेन वाला, जिसमें देखा था कि बॉल यहां से नीचे आ रहा है और आएगा तो ये प्लेन के ऊपर सेम हाइट को मेंटेन करने की क्या करेगा, कोशिश करे, और इसके स्लोप को डाउन कर दे फिर भी सेम हाइट तक जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना चलना पड़े उससे मैटर नहीं करता। और इसको डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जब स्लोप 0 कर दे तो ये इन्फिनिट, क्योंकि हाइट तो पहुंच नहीं सकता, ये बॉल चाहता है कि उस हाइट तक पहुंचे लेकिन वहां तक वो पहुंच नहीं सकता है, तो इन्फिनिट तक ये चलते रहेगा जब तक इस पर कोई भी हम लोग बाहर से फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे। अब ये हो क्यों रहा है, क्यों ये अपना स्टेट को मेंटेन रखना चाहता है, यहां से एक टर्म आया था हमारे पास, क्या, इनर्शिया। क्या सभी चीज सबको कनेक्ट हो रहा है,
जिसको नहीं हो रहा है इसके कुछ वीडियोस है यूट्यूब में, देख लीजिएगा डिटेल में, ठीक है ना। और तुम वो वीडियोस अपलोड नहीं किया अभी तक, कब करेगा? आज। यहां तक सबको क्लियर है चैप्टर में क्या क्या हम लोग करने हैं? फोर्सेस के बारे में पढ़ना था, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना था, फिर हम लोग देखे कि कैसे 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 कनेक्ट करके हम लोग इनर्शिया तक पहुंचे। तो फिर इनर्शिया में हम लोगों ने देखा कि इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसके पास भी मास है एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसके कारण से वो अपना स्टेट में चेंज नहीं लाना चाहता, जिसके कारण से वो अपना स्टेट में चेंज नहीं लाना चाहता, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इनर्शिया। तो इनर्शिया तीन तरह से यहां पढ़ेंगे। एक तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, क्यों? इनर्शिया की वजह से। कौन सा इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और कोई अगर मूव कर रहा है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, क्यों? इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि इसके पास जो प्रॉपर्टी है वो कौन सा? इनर्शिया ऑफ मोशन। और कोई अगर पार्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, लेट्स सपोज कि ये ईस्ट में चल रहा है तो ये ईस्ट में ही चलना चाहेगा, क्यों? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और इसमें कुछ एग्जांपल करना है, फिर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ करेंगे, फिर मोमेंटम पढ़ेंगे, फिर न्यूटन्स का सेकंड लॉ करेंगे, फिर हम लोग इंपल्स पढ़ेंगे, फिर न्यूटन्स का थर्ड लॉ करेंगे, और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखते हैं। एक्चुअली में तो सिलेबस में है नहीं, है ना, टाइम लेगा तो कर लेंगे, और अदरवाइज हमारा चैप्टर फिर यहाँ पे खत्म होगा, फिर एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन है सारा कर लेंगे। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? यहां से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। हेडिंग दे दीजिए आप लोग, क्या? इनर्शिया। इनर्शिया लिखा दिए? हाँ, तो इनर्शिया में आगे करेंगे हम लोग। हाँ, और एक बात ये कि आप लोग डेफिनेशन अपने से बना सकते हैं, अपने से बना के लिख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं है। ठीक है, तो आज से हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? हमारा इनर्शिया। इसका डेफिनेशन लिख लिए थे क्या हम लोग? क्या लिखे थे? ठीक है, तो लिखे थे हम लोग। जो जो नए आए हो वो लोग लिख लो। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट by virtue of which it, ये लिखे देना, it does not, by virtue of which it does not want to change इट्स स्टेट। यही चीज लिखे थे ना हम लोग। और स्टेट से स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन, ये तीन चीज हम लोग लेंगे। ये हम लोगों ने बात कही थी। और दूसरी बात जो कहते हैं, जो इनर्शिया होता है, हाँ सौम्या आइए, तानिया नहीं आई है, क्यों? उसका तबीयत खराब। हमारा भाई पहले बोल के चला गया। और ये इसका टाइमिंग तुम्हारे साथ ही है ना? में आना हम लोग 6 बजे से पहले आ गया ना, उसका 6 बजे से 5:30 से था ना। सर ब्लैक वाला इंक भेजिएगा ना ऊपर। सुबह में आता था कि शाम में? तुम बता रहा था सर ब्लैक वाला इंक ऊपर भेजिएगा। 5:30 ब्लू भी मंगवाना है। तो सूर्य के साथ ही है, बस टाइम आधा घंटा पड़ा है ना, उसका भी टाइम आधा घंटा पड़ गया। ब्लैक वाला इंक ऊपर भेजना, ले आओ। ऊपर जा रहे हैं। ऐसे ऐसे साइड से आओ। नहीं, तो एक चीज हम लोगों ने कहा था कि जो इनर्शिया होता है वो मास पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। ये क्या हो गया इनर्शिया? हाँ है से, मतलब ये इंक खत्म हो गया, आप खत्म कर दिए पूरा इंक।
तो इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मास के। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा, और जितना कम मास होगा उतना कम। कहने का मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट में ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया, मतलब उसके पास वो जो एबिलिटी है अपने आप में चेंज नहीं लाने की, वो क्या है? बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो समझ में आई बात कि नहीं? जो जितना ये ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसको हमको मूव करना है तो ये इजीली मूव हो जाएगा, क्योंकि इनर्शिया का मतलब क्या? अगर हम मूव कराना चाहे तो ये मूव नहीं करना चाहिए, इसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लाइटर ऑब्जेक्ट है तो थोड़ा सा हम ये किए तो क्या हो गया? ये मूव। लेकिन इसको अगर करना चाहे तो उतना फोर्स में होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है? कहने का मतलब बस ये है कि इसका मास ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है, ये अपने आप में चेंज जल्दी नहीं लाने देगा। समझ पा रहे हैं? तो हेवियर ऑब्जेक्ट के पास इनर्शिया क्या होता है? ज्यादा। और लाइटर ऑब्जेक्ट का इनर्शिया क्या होता है? तो इट मींस क्या हुआ कि हेवियर ऑब्जेक्ट हैज मोर इनर्शिया और लाइटर ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? लेस इनर्शिया। ठीक है, उतार लो यहां तक। तो इनर्शिया ज्यादा है तो आपको कोई भी चेंज नहीं ला सकता है, और इनर्शिया कम है तो कोई भी आपको चेंज जल्दी ला सकता है ना? क्या बात समझ आ रही है? क्या कहना चाह रहे हैं हम? पीछे क्या हो रहा है? समझ पा रहे हो क्या कह रहे हैं? हाँ, तो खाना पीना खा के मोटा हो जाना है, जल्दी चेंज नहीं आओगे। क्या हुआ ऐसा? खाना पीना खाओ, इनर्शिया बढ़ाओ। ठीक है, तो अगर एक्चुअल में समझा जाए कि एक मान लेते हैं कि इधर से ये चलेगा ना? कौन सा चल रहा? लेट सपोज कि कोई हेवी जो है इधर से एक ट्रक आ रही है, इसको हमको क्या करना है? रोकना है। ठीक है, या फिर लेट सपोज कि कोई छोटा सा बाइसाइकिल बना लेते हैं, बन गया ना जी? इसको हमको रोकना है। तो किसको जल्दी रोक सकते हैं, किसको नहीं रोक सकते हैं? रिलेटिवली इसको रोकना इजी होगा। क्यों इजी होगा? क्योंकि इसके पास मास कम है, और मास कम होने से इनर्शिया कम है ना? तो इसमें चेंज जल्दी ला सकते हैं, चल रहा था जल्दी रोक सकते हैं। लेकिन इसमें रिलेटिवली हमको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जल्दी रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि मास ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है, तो चेंज उसमें लाने में टाइम लगेगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इनर्शिया का जस्ट मतलब यही है कि इनर्शिया ज्यादा मतलब अपने आप में वो चेंज नहीं लाना चाहता है, वो जो करना चाह रहा है वही करते रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये था इनर्शिया का कॉन्सेप्ट। अब इनर्शिया जो होता है वो तीन तरह से हम लोग पढ़ते हैं। एक, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, किसके कारण से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण से। और कुछ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, किसके कारण से? इनर्शिया ऑफ मोशन। और किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर चल रहा है तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तीन पढ़ेंगे अभी। फिर नहीं मिला क्या? आया कि नहीं? वो नहीं मिला? अब मारकर हम घर लेके चले जाएंगे। मिटा दे। तो ठीक है, अब तीन में हम लोग पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले इनर्शिया ऑफ दूसरा है हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
ठीक। क्लास में कौन कौन नए बच्चे आए हैं जी? एक अकेले आप, एक आप और एक आप, तीनों। तो आप तीनों को क्या करना है ना, किसी से नोट्स ले लेना। कौन देंगे नोट्स? किनके पास कंप्लीट है? आपके पास। और मुस्कान जी नहीं है कंप्लीट, आप ला के देंगे इसको। हाँ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में लिखिए, बात तो समझ गए होंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में लिखिए। रेस्ट में क्या? जिसके कारण से वो रेस्ट पे रहना चाहता, जिसके कारण से वो मोशन में रहना चाहता, जिसके कारण से वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहता। सबका डेफिनेशन में वही होगा जो इनर्शिया के डेफिनेशन में। इनर्शिया का डेफिनेशन तीनों के लिए फिक्स है। यहाँ पे पार्टिकुलर एक वर्ड सिर्फ लगाएंगे, रेस्ट के लिए रेस्ट, मोशन के लिए मोशन और डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन। और इनर्शिया में सिर्फ स्टेट लिख दिए थे, वहां रेस्ट और मोशन नहीं लिखे थे क्योंकि वो पार्टिकुलर नहीं था। तो पार्टिकुलर जब लिखेंगे वही लिखेंगे। तो लिखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच, यहां तक तो सेम रहेगा। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच द प्रॉपर्टी, पीछे तक आवाज आ रही है? द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिख दे क्या बोर्ड में? लिख दे बोर्ड में। तुम लोग 7th क्लास की तरह करते हो यार। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच it continue in its state of rest called inertia of rest. Inertia of rest। और इसका एक एग्जांपल यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, है ना, ये फेमस एग्जांपल है कि लेट सपोज कि ये जो बस यहाँ पे चल रही है, तो बस अभी रेस्ट में है और सडनली ये चलने लगे, तो होता क्या है कि जो इसमें बैठे हुए जो पैसेंजर है वो क्या होता है, बैकवर्ड गिर जाता है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। अचानक से बस में आप बैठे हुए, बस जो है रुका हुआ है, रेस्ट में है, और अचानक से चलने लगे, तो उसमें जो बैठे हुए हम लोग तो पीछे की ओर गिर जाते कि नहीं? ऐसा फील किया हो कभी? किए है? तो वही है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो पहला एग्जांपल तो यही है। सबसे पहले तो डेफिनेशन यहां तक लिख लो, सबको लिख लिया डेफिनेशन? हाँ, एग्जाम्पल में ये बना, फिर इसके बारे में लिखाते। एक एक एग्जाम्पल सबका कराएंगे, सब नहीं कराएंगे, सब सिर्फ ऐसे ही बता देंगे, लेकिन एक एक एग्जाम्पल हम लिखा दे रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है ना कि आप लोग से अच्छा ड्राइंग हम कर सकते हैं। नहीं देखिए, आपका अच्छा है। नीचे नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, चश्मा लगाइए। नहीं दिख रहा है, बोर्ड ऊपर कर दे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का जस्ट मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना रेस्ट का जो स्टेट है उसको कंटिन्यू रखना चाहता है। क्यों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण से। अब हम लोग इसको समझते हैं। ये बस वाला जो एग्जांपल लिए, सबसे पहले ये एग्जांपल में इसको बनाओ। बन गया? बन गया तो लिखिए, इसका लिखिए क्वेश्चन के फॉर्म में। द पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड, द पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड। एग्जाम्पल में ये बनाने के बाद नीचे लिखो, द पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट, द पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखना है वाई। द पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड
when the bus suddenly start, why? When the bus suddenly starts, why? The passenger falls backward when the bus suddenly starts, why? तो सबसे पहले तो बात समझिए कि इसके पीछे हो क्या रहा है। तो एक्चुअल में होता क्या है ना, जैसे लेट सपोज कि आप जो ऐसे बैठे हुए हैं, ये बस है, तो ये अचानक से जैसे ही चलने लगता है तो जो जो पोर्शन हमारा बस के साथ में अटैच रहता है ना, टच रहता है, तो ये तो साथ साथ मोशन में आ जाता है। लेकिन जो अपर पोर्शन है हम लोगों का, ये बस के साथ में जो अटैच नहीं रहता है, जैसे नीचे वाला पोर्शन जो हमारा बस के साथ में जो बैठे हुए हैं हम, तो वो तो साथ साथ बस के साथ साथ मोशन में आ जाता है। लेकिन जो ऊपर वाला है, इसको अभी खबर ही नहीं होता है कि जो नीचे वो चलने लगा। समझ में आई बात कि नहीं? क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये रेस्ट में ही रहना चाहता है। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण से ये क्या रहना चाहता है? रेस्ट में ही रहना चाहता है, और ये अचानक से मोशन में आ जाता है। तो नीचे वाला पोर्शन अचानक से मोशन में आने से और ये रेस्ट में रहने से हमको ऐसा फील होता है कि हम क्या करते हैं? बैकवर्ड। समझ में आई बात कि नहीं? तो बस के साथ जो अटैच है वो मोशन में तो आ जाता है, लेकिन इसको अभी तक ये खबर नहीं पहुंच रहा है कि हमको भी मोशन में आना है। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? पीछे की ओर फॉल करते हैं। और तुम तीनों एक साथ नहीं बैठोगे कल से। ये हाँ, तो उसमें जो लिखे है कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो लिखिए, आंसर लिखिए इसका। वहां लिखे ना क्वेश्चन के फॉर्म में वाई, तो उसका आंसर लिखिए। लिखो, सिंस द लोअर पोर्शन। इसका आंसर लिखना। तुम लोग समझ में भी आ रहा है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्वेश्चन लिखा है तो आंसर नहीं लिखोगे क्या? डायरेक्टली इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। बस मीनिंग वही जाना चाहिए कि रेस्ट में जाएगा, इनर्शिया रेस्ट है, मोशन है, डायरेक्शन है, क्या है। लिखो, सिंस द लोअर पोर्शन ऑफ द पैसेंजर, सिंस द लोअर पोर्शन ऑफ द पैसेंजर attached with the bus attached with the bus attached with the bus comes in motion, attached with the bus comes in motion, but the upper portion remains in rest due to inertia of rest, but the upper portion remains in rest due to inertia of rest. The upper portion remains in rest due to inertia of rest. That's why rest नहीं rest, हाँ, remains in rest due to inertia of rest. हाँ, अरे अपर पर्सन रेस्ट में रहना चाहता है यार, मीनिंग तो समझो। लिख लिए, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, that's why the passenger falls backward. That's why the passenger falls backward. हो गया? इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है। एक और भी आता है कि जो कारपेट वगैरह है उसको पीटने से हम लोग इसको पीटे तो ये साफ हो जाता है। होता है कभी क्यों ऐसा कि कुछ गंदगी लगा हो तो उसमें पीटने से साफ हो जाता है? क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही इसको हम लोग पीटेंगे तो ये तो मोशन में आ जाता है, लेकिन इसके साथ में अटैच जो डस्ट पार्टिकल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण से वो क्या रहता है? रेस्ट में। तो जैसे इसको पीटेंगे मोशन में चले जाएगा, लेकिन इसमें लगा हुआ जो भी चीज है वो यहीं पे है। अभी ये निकल गया आगे, ये यहीं पे है, तो ये नीचे की ओर गिर जाएगा और इस तरह से क्या हो जाता है? ये चीज क्लीन हो जाता है। क्या बात समझ आई? ये सारा कुछ लिखा सकते हैं, लेकिन ये सब कर लोगे ना आप
कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप आंसर लिख सकते हैं कि वहां इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग रहा है या इनर्शिया ऑफ मोशन लग रहा है। किसी को कोई दिक्कत? अब लिखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में देखो ध्यान से क्या करेंगे हम लोग, सेम टू सेम सब कुछ लिखेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, इट कंटिन्यूज इन इट स्टेट ऑफ मोशन, और इसी को क्या कहेंगे हम लोग, इनर्शिया ऑफ मोशन। सिंपल, सभी डेफिनेशन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए दिमाग होना चाहिए। दिमाग तो है नहीं किसी के पास, नहीं है। नियति तुम पढ़ रही हो कि नहीं आजकल? हाँ, फेस से तो नहीं लग रहा तुम्हारा कि पढ़ाई कर रही हो आजकल। तुम कर रही हो? फोर्स क्या होता है? व्हाट इज फोर्स? हाँ, नहीं पता? नहीं पता सच में? फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। चलिए चलिए आप ही बताइए, फोर्स का सीजीएस यूनिट, फोर्स का सीजीएस यूनिट। तुम लिखो ना, लिखने बोले तो वेट कर रही है हम लिखाने का। सेम टू सेम तो बता दिया, बस रेस्ट की जगह क्या लिखना है, इनर्शिया ऑफ मोशन। और इसमें भी हम लोग जो है ना, ये बस वाला ही एग्जांपल लेंगे। लेट्स सपोज कि जो बस है हमारे पास, ये अभी मोशन में, किसमें है? ये अभी मोशन में, कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, ये अभी मोशन में है। तो बस के साथ साथ में जो भी है सब मोशन में आ जाएगा ना। तो जैसे अचानक से अगर ये रुक जाए, सडनली स्टॉप हो जाए, अचानक से रुक जाएगा, तो क्या होता है? हम लोग आगे की ओर फॉल करते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल करता है कि नहीं पैसेंजर? क्यों करता है भाई? वो इसलिए करता है कि जो लोअर पर्सन है, बस के रुकने से ये रुक जाता है, लेकिन जो अपर पर्सन है ये अभी भी वो किस में रहता है? मोशन में ही। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये मोशन में ही रहना चाह रहा है। जैसे कि हम आगे वाला मुझे मोशन में रहना चाह रहा है और ये रुक गया, तो हम क्या करते हैं? पीछे आगे की ओर फॉल करते हैं। सिंपल सी बात है। जल्दी जल्दी लिखो ना, सब छोटा छोटा चीज है। क्या लिखा था एग्जांपल में? द पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड लिखे थे ना, या लिखेंगे द पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड। द पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड when a moving bus suddenly stop. Why? The passenger falls forward when a moving bus suddenly stop. Why? देखो पीछे जाके अभी पीट देंगे फिर अतुल तुमको हम। The passenger falls forward when a moving bus suddenly stop. Why? क्या इसका आंसर बता सकते हो कोई? क्या होगा? वो बस, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, समझ आ रही है बात? लिखो। Since the lower portion of the passenger comes to rest with the bus. आंसर अभी बोली रखो। Since the lower portion of the passenger comes to rest with the bus, but
the upper portion is in motion, but the upper portion is in motion due to inertia of motion, due to inertia of motion. That's why the passenger falls forward. क्या सब कोई लिख पाए? Upper person is in motion. The upper person is in motion due to inertia of motion. अपर पर्सन मोशन में होगा, क्यों होगा? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण से। अब जब ऊपर वाला मोशन में है, नीचे वाला रुक गया है, तो जाहिर सी बात है कि वो आगे की ओर क्या करेगा? फॉल करेगा। सिंपल बात तो है। अगर बस के चलने से नीचे वाला पोर्शन चलने लगता है, ऊपर वाला रेस्ट में रहता है। बस के रुकने से नीचे वाला रुक जाता है और ऊपर वाला चलने लगता है। यही दो कॉन्सेप्ट है। समझ पाए बात को कि नहीं? ठीक इसी तरह से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, उसमें भी क्या लिखेंगे? द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिमेन्स, यहां से थोड़ा सा चेंज करेंगे, लिख देते हैं हम। डायरेक्शन में लिखना है द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिमेन्स in a, it remains move, क्योंकि चलेगा ना किसी डायरेक्शन में, in a particular direction, particular direction is known as inertia of बात समझ में आई? अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगा, और इसी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसी वाले कॉन्सेप्ट से समझेंगे। जैसे ये बस या कार किसी में भी आप जा रहे हैं, लिखो पहले, इधर देखो, बस या कार किसी में भी आप अगर जा रहे हैं और अचानक से वो टर्न कर ले, अचानक से किसी डायरेक्शन में क्या कर ले, वो टर्न ले ले, तो यहाँ जो बैठे हुए हम लोग वो इस तरफ को फॉल करते हैं साइड वाइज। जिस तरफ टर्न लेता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्योंकि हम इधर चल रहे थे तो हमको यही डायरेक्शन पसंद था, लेकिन वो बस अचानक से इधर मूव कर गया, तो मूव कर गया तो हमारे बॉडी को उतना इंस्टेंटली खबर नहीं होगी, हमको भी मूव करना चाहिए। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हम एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मेंटेन रहना चाहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसीलिए वो साइड वाइज हम लोग फॉल करते हैं। अगर अचानक से टर्न ले लेगा तो क्या करेंगे हम लोग? साइड वाइज फॉल करेंगे। क्यों करेंगे? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण से। लिख लो। एग्जाम्पल में कैसे लिखे थे हम लोग इसका? फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इसमें लिखो द पैसेंजर फॉल्स साइडवाइज when the bus turned sharply, when the bus turned, और अपोजिट डायरेक्शन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। when the bus turns sharply, when the bus turns sharply, और कोई बस शार्पली टर्न लेता है तो हम लोग क्या करते हैं? इधर लेगा तो इस तरफ को, इस तरफ को लेगा तो इस तरफ को, क्या करेंगे हम लोग? फॉल करेंगे। क्यों करेंगे भाई? वाई? क्या रीजन है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। लिखो सिंस the passenger want to maintain
remains want to maintain its direction due to inertia of direction. Due to inertia of direction, the passenger remains want to maintain the direction due to inertia of direction. Maintain direction, डायरेक्शन लिखा है ना, डायरेक्शन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. दैट्स व्हाई इट फॉल्स साइडवाइज. और इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन. लिख लिया यहाँ तक. इनर्शिया यहाँ पे क्या होता है, हमारा खत्म होता है. और बस समझना ये था कि हम लोगों ने क्या समझा. ध्यान से सुनो, थोड़ा सा कंक्लूड कर दे इसको. अगर हमने कहा कि कोई प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग क्या नाम देंगे भाई, इनर्शिया नाम देंगे. जिसके पास जितना ज्यादा मास होगा उसकी इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा. मतलब कोई रेस्ट में रहना चाहेगा तो वो रेस्ट में ही रहेगा. कोई मोशन में रहना चाह रहा है, कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा. और कोई किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन को मेंटेन कर रहा है तो वो उसी डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहेगा. क्यों? सभी के पीछे का कारण क्या है, इनर्शिया. इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण से रेस्ट में, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण से मोशन में, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण से डायरेक्शन में. ये सिंपल बात है. किसी को कोई दिक्कत तो कहीं भी आपको दिखे कुछ भी एग्जांपल कैसे भी वो बना सकता है. बस आपको ये याद रखना है कि इन तीनों में से कोई चीज का हम यूज करेंगे, या तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का या इनर्शिया. जैसे कभी कभी देखे हो ना, किसी स्टोन में अगर हम एक रोप बांधे या कोई धागा बांधे और इसको घुमाए, मूव कराए, तो ऐसे तो ये घूम रहा है, लेकिन ये घूम रहा है बहुत स्पीड से, ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है. अगर किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में इसको हम कट कर दे, जो स्ट्रिंग बंधा हुआ है उस स्ट्रिंग को कट कर दे, तो अगर यहाँ पे है, इस इंस्टेंट में अगर ये यहाँ पे है और यहाँ पे कट किया है, तो क्या होगा कि ये इस डायरेक्शन में निकल जाएगा. निकल जाता है कि नहीं? क्या उसको कट करने के बाद भी गोल गोल घूम रहा है? नहीं घूम रहा. तो अगर, क्योंकि जब भी सर्कुलर मोशन होगा, हम लोग पढ़े थे सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होता है, टेंजेंशियली उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंशियली होता है ना. तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है वो इसी डायरेक्शन में चलना चाहेगा, जो यहाँ पे इसी डायरेक्शन में चलना चाहेगा. लेकिन ये घूम इसलिए रहा है क्योंकि एक पार्टिकुलर चीज से वो बाउंडेड है, तो उसको मूव करना पड़ रहा है. सेंट्रीपिटल फोर्स उसमें लग रहा है. जैसे इसको कट कर देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा. तो इस डायरेक्शन में चलना चाह रहा था वो, और इस डायरेक्शन में अब कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो इस तरफ फ्लाई ऑफ हो जाएगा. क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से. तो किसी भी तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है. इन तीनों वर्ड का यूज होगा कि कहाँ पे कौन सा यूज करना है हमको. और एनसीईआरटी में या किसी भी किताब को जो भी आपके पास है, कोई स्टैंडर्ड बुक हो या एनसीईआरटी हो, उसमें कई सारा एग्जांपल्स है, वो पढ़ना है खुद से. तो अब तक हम लोग इनर्शिया तक कंप्लीट कर लिए. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. मिटा दे. सबसे मेन टॉपिक अब आ रहा है. अब तक तो न्यूमेरिकल्स नहीं किए हो ना, अब न्यूमेरिकल शुरू होगा. हेडिंग दे दीजिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. फिर पीछे बात हो रही है. तो न्यूटन के बारे में तो सबके सुने ही होंगे, सुने हैं कि नहीं? तो अपने टाइम का अब तक का भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अगर माना जाए, और हमसे पूछा जाए कि आपको क्या लगता है, कई सारे साइंटिस्ट उसके बाद भी आए और एक से बढ़ के एक, आपको क्या लगता है कि कौन सा साइंटिस्ट को आप फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी देंगे, तो वो कौन है? न्यूटन, है ना. तो इसका हिस्ट्री जो है बहुत ही ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है. तो न्यूटन जो है अपने टाइम के बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. इन्होंने लाइट के बारे में भी जितना सारा चीज हम लोग क्लास 10th वगैरह में पढ़ेंगे, अभी भी पढ़ते हैं, लाइट के बारे में भी एक किताब लिखी है ऑप्टिक्स नाम से. और
जितने सारे भी मोशन वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं अभी से स्टार्ट हो रहा है। ये ऑलमोस्ट 17वीं सेंचुरी की बात हो रही है, आज से 400 साल पहले की बात ऑलमोस्ट, है ना, 350-400 साल पहले की बात हो रही है। उस टाइम पे जब हमारे पास कुछ भी नहीं था इस तरह का कि हाँ देख लिया मोशन ये हो गया ऐसे हो गया, और उस टाइम पे उन्होंने 3 लॉज देके गया और ऑलमोस्ट पूरी की पूरी फिजिक्स जो है उसमें आ जाती है। समझ में आई बात की नहीं? तो अपने टाइम के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। कौन? न्यूटन। कई सारे फील्ड में इन्होंने काम किया, बहुत बड़े मैथमेटिशियन बोल सकते हैं, बहुत बड़े फिजिसिस्ट बोल सकते हैं, बहुत बड़े अपने टाइम के वो जो है प्रीस्ट भी थे। हाँ, हर एक फील्ड में जो है एक महारत हासिल था इनको। ठीक है, तो इतना सा इंट्रोडक्शन अभी ठीक है, आप लोग किताब में भी पढ़िएगा। और कई सारा उनका एप्पल वाला तो स्टोरी बहुत ज्यादा फेमस ही है, वो सुने ही होंगे आप लोग। ग्रेविटेशन अभी तो हट गया 9 से, ग्रेविटेशन भी पढ़ते तो उनमें भी उन्होंने काम किया। ठीक, तो लिखिए, इन्होंने 3 लॉज दिए रिलेटेड टू मोशन कि कोई ऑब्जेक्ट मूव क्यों कर रहा है तो कितना एक्सेलरेशन होगा, कितना वेलोसिटी होगा, ये सारा चीज की बात करेंगे न्यूटन के लॉ के हेल्प से। क्या बात समझ आई सबको? है ना? तो लिखो, द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग द ग्रेट सर आइजैक न्यूटन, द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग द ग्रेट सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। लिख पा रहे सब कोई? ISAAC, सर आइजैक न्यूटन। द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग द ग्रेट सर आइजैक न्यूटन gave 3 laws related to motion. The greatest among the great Sir Isaac Newton gave 3 laws related to motion. Gave 3 laws related to motion, famously known as laws of motion. Famously known as laws of motion. Famously known as laws of motion और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और शॉर्ट में इसको हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए NLM, जिससे हम लोग को क्या समझ में आएगा कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात हो रही है। NL, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये जस्ट पढ़ने के लिए। तो न्यूटन अपने टाइम के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने 3 लॉज दिया रिलेटेड टू मोशन कि कोई ऑब्जेक्ट मूव अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और कितना उसमें फोर्स लग रहा है, कितना एक्सेलरेशन होगा, कितना वेलोसिटी होगा, कितना डायरेक्शन चल के रुकेगा, ये सारा कुछ जो है हम लोग न्यूटन के लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? आ रही है सबको समझ में? तो 3 लॉज था, उनमें से पहला लॉज आज हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ। तो हेडिंग दे दीजिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। गैलीलियन का एक्सपेरिमेंट सबको याद है? इनर्शिया का डेफिनेशन क्या था? प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो अपने स्टेट में ही रहना चाहता है, स्टेट मतलब जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही, और जो मोशन में है वो मोशन में ही, एक पार्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पे अगर बोल दे तो मतलब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन। स्ट्रेट लाइन का मतलब ही क्या होता है? एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। इन्हीं सबको लेके न्यूटन ने कह दिया क्या कि ठीक है, ये सारी बात सही है। उन्होंने कहा क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है रेस्ट में ही रहेगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उस पर बाहर से हम कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई करें, जब तक कि उस पर बाहर से हम कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई करें। और इसी को हम लोग क्या जानते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से। क्या बात सबको समझ आ रही है? नहीं, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, मतलब यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है। मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो। और इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो स्टेटमेंट करके लिखना है ऐसे। तो पहला लॉ का स्टेटमेंट क्या था? तो सिंपल स्टेटमेंट दिया हुआ है, लिखिए।
अभी आप आइएगा, अनुभव आएगा। लिखो, एनी ऑब्जेक्ट which is in rest remains in rest. Any object which is in rest remains in rest. सबको लिख पा रहे कि हम लिख दे? Any object which is in rest remains in rest, or or in uniform motion, or in uniform motion remains in uniform motion, or uniform motion remains in uniform motion on a straight path, on a straight path, on a straight path until and unless an external unbalanced an पहले लिखना है, ANN, उसके बाद लिखना है एक्सटर्नल, an external unbalanced force, an external unbalanced force applied on it, क्या बात सबको समझ आ रही है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है ये रेस्ट में ही रहेगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म मोशन में है ये यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। और किसमें? एक स्ट्रेट लाइन में, ताकि डायरेक्शन में क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, जिसके कारण जब कब तक रहेगा ये? अगर इनर्शिया, देखो इनर्शिया में हमने पढ़ा था कि रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, लेकिन मोशन में तो ला सकते हैं ना। तो इसी बात को न्यूटन ने एक अरेंज वे में कहा कि रेस्ट में ही रहेगा जब तक इस पे कोई भी बाहरी फोर्स, वो भी अनबैलेंस्ड, अप्लाई नहीं हो। और इसमें कोई भी अनबैलेंस्ड अप्लाई नहीं होगा तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, मतलब स्पीड कांस्टेंट ही रहेगा, बदलेगा नहीं। क्या ये बात सबको समझ आई? और स्ट्रेट चल रहा है तो स्ट्रेट ही चलेगा। जो तीन डेफिनेशन वहां पढ़े हैं, तीनों को इसी लॉ में उन्होंने समराइज कर दिया। क्या कह दिया कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और स्ट्रेट लाइन यानी कि एक डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन में रहेगा जब तक कि उस पे कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं हो। क्या बात समझ आई? तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि न्यूटन के पहला लॉ से इनर्शिया का डेफिनेशन मैच करता है। नहीं कह सकते है क्या? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से इनर्शिया का डेफिनेशन मैच करता है। तो फर्स्ट लॉ हमको क्या बता रहा है भाई? फर्स्ट लॉ हमको इनर्शिया के बारे में भी बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? बता रहा है कि नहीं? और फर्स्ट लॉ में एक चीज और बात कही, एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। पहली बार बात हुई है यहाँ पे, कोई चीज है जो इसको यूनिफॉर्म मोशन में चेंज ला सकता है, कोई ऐसा चीज है जो रेस्ट से उसको रेस्ट से मोशन में ला सकता है, कोई ऐसा चीज है जो उसको एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में ले जा सकता है। तो पहला लॉ से फोर्स के बारे में पता चलता है, और उसके बाद हम लोग फोर्स पढ़ते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? ये नहीं कि फिर हम लोग फोर्स को पहले से पढ़ के आ रहे हैं, यहां से हम लोग पढ़ते हैं फोर्स के बारे में। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में दो चीज याद रखना है, एक तो ये इनर्शिया के बारे में बात करता है, और दूसरा ये बात किसके बारे में कर रहा है? एक एक्सटर्नल एजेंट की, जिसको हम लोग क्या नाम दिए हैं? फोर्स नाम दिए। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट लॉ से किसका डेफिनेशन मैच करता है, या फर्स्ट लॉ किसको डिफाइन करता है। क्या बात समझ में आई कि नहीं? तो न्यूटन का पहला लॉ इनर्शिया के बारे में बता रहा है, और न्यूटन का पहला लॉ फोर्स को पहली बार डिफाइन भी कर रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत? लिखो इसको ऐसे ही लिख लो, सब कुछ लिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही नोट करके कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ से ये भी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्लास जब भी होगा, कब होगा नेक्स्ट क्लास?
फ्राइडे को होगा, फ्राइडे को दोनों ही चैप्टर का पूरा नोट्स चाहिए और दोनों ही चैप्टर पूरा रिवाइज करके आओगे, क्योंकि हम उस दिन पूछेंगे हमको वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सारा चीज आपको आनी चाहिए, तभी हम लोग सेकंड लॉ पढ़ सकते हैं, अदरवाइज सेकंड लॉ पढ़ ही नहीं पाइएगा। समझ में आई बात कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? दोनों चैप्टर का कंप्लीट नोट्स और दोनों ही चैप्टर जहां तक पढ़ लिए वहां तक आपके माइंड में होना चाहिए। हर एक कॉन्सेप्ट किसका मतलब क्या है नहीं है सब कुछ हम पूछेंगे कल उस दिन, ठीक है? कुछ पूछना किसी को अभी? और जो बच्चे नए आए हैं वो किसी ऐसे बच्चे से दोस्ती कर ले, मिठाई खिलाए, जो करना है करे, है ना? नोट्स ले ले और हो सके तो समझ भी ले, ठीक है? चलते, कोई दिक्कत किसी को? ठीक, थैंक यू।